हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। तो वेंट हॉफ फैक्टर से को जानने से पहले थोड़ी सी अदर इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, यानी वेंट हॉफ फैक्टर के लिए हम पहले प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो देखिए, हमने अभी तक जितने भी सॉल्यूशन बनाए हैं उन सॉल्यूशन को किस प्रकार से फॉर्म किया है। हमने सल्यूट लिया था, यूरिया लिया था, ग्लूकोज लिया था, सुक्रोज लिया था। इस तरह के सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके हमने सॉल्यूशन फॉर्म किए थे। ठीक बात है, ओके। यानी ये सारे के सारे सल्यूट किस टाइप के थे? जब इनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो इन सल्यूट का न तो डिसोसिएशन होता है न ही एसोसिएशन होता है। यानी जब इन विलयों को विलायक में घोला गया तो न तो इनका वियोजन हुआ और न ही संगुणन हुआ था। बट यदि कोई इस तरह का सल्यूट हो जिसे सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करें तो उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए, तब क्या होगा उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले देखिए, हमने 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से डिस्कस करी है, वेरी ब्रीफली उनको देख लेते हैं। फर्स्ट थी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लॉवरिंग इन, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और जिसके लिए फॉर्मूला हमने डिटरमाइन किया था P नोट A माइनस पी ए अपॉन P नोट A इज इक्वल्स टू क्या था? मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न किसकी? सल्यूट की, विलय की मोल भिन्न। एक्स बी लिखा था ना, जीटा बी, तो जीटा बी की जगह क्या लिख दिया अपन ने? सल्यूट लिख दिया। बी सल्यूट ही तो था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, किसकी मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर रहे हो? सल्यूट की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक बात है। यानी ऊपर तो सल्यूट के मोलों की संख्या, नीचे सॉल्वेंट के मोलों की संख्या। यही तो होती है मोल फ्रैक्शन। ये अपन ने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर लिखी थी, फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। सेकंड हमने देखी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम। के बी एम, एम क्या थी? मोलालिटी। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू, क्या इसको मैं के बी ना लिख के एक बार पढ़ा रहने दो, कोई बात नहीं। इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? के बी, मोलालिटी क्या होता है? 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये लिखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी प्रकार से हमने लिखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके लिए हमने लिखा था डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। यही तो फॉर्मूला मिला था। मोलालिटी को अगेन हम क्या लिख सकते हैं? सेम ईयर, यही तो आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये अपनी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। फोर्थ क्या लिखा था हमने? ऑस्मोटिक प्रेशर, देयर इज पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। व्हाट इज सी? सी इज मोलैरिटी। इसको कैपिटल एम भी लिख सकते हैं भाई। सी क्या थी? मोलैरिटी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी क्या होता है? 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन किसमें, इन लीटर। ये हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिस्कस करी थी वो यहाँ पे ये वाली थी। अब यहाँ पे अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ सॉल्यूट में रिलेशन देखते हैं। देखिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रही है। पूरा का पूरा यहाँ प्रूव हो जाता है, यानी यह संख्या जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जितना अधिक होगा, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी ही अधिक होगी। यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। कैसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब आप यहां कहोगे कि सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो यहां भी दिया हुआ है, बट अगर अपन डिस्कस करें डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक तनु विलियन की अगर अपन यहां पे बात करें, कैसा सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहां पे मैं मेंशन कर दूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलियन। तनु विलियन के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसके लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे सॉल्वेंट के मोलों की तुलना में। तो इसे आप क्या करोगे, नगण्य मान के छोड़ दोगे, और नगण्य मान के छोड़ दोगे तो बचा क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यही तो बचा। भाई मैंने आपको कई बार बता दिया है कि प्लस और माइनस में अगर कोई नगण्य मानने वाली चीज हो तो उसको छोड़ सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई में नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ही बचा। तो यानी यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे। चारों ही देख लीजिए, तो जितनी इन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, जितनी मोलों की संख्या विलय की ज्यादा होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी उतना ही अधिक होगा। आ रही है बात समझ में? ओके, दिस इज द ब्रीफ रिव्यू फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे आपने अभी तक जो सॉल्यूट डिस्कस करे किस तरह के थे, नहीं टूटने वाले, इलेक्ट्रोलाइट नहीं थे, विद्युत अपघट्य नहीं थे। यानी जितने मोल आपने घोले थे, जितने मोल लेके आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए थे, सॉल्यूशन में भी उस सॉल्यूट के उतने ही मोल उपस्थित थे। मान लीजिए आपने 2 मोल ग्लूकोज घोला, तो सॉल्यूशन में भी ग्लूकोज का कितना मोल है, 2 ही मोल है। यूरिया का 2 मोल घोला, सॉल्यूशन में कितना मोल है, 2 ही मोल है। आपने शुगर का, शर्करा का, शुगर केन का 3 मोल घोल दिया मान लीजिए, तो सॉल्यूशन में भी कितना उपस्थित है, 3 मोल ही उपस्थित है। यानी हमारे जो एग्जाम्पल थे मोस्टली यूरिया, ग्लूकोज एंड शुगर, ये किस तरह के एग्जाम्पल थे, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ये क्या नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो अपने आयनों में टूट जाए, या कुछ इस प्रकार के पदार्थ भी है जो जुड़ जाते हैं। तो इनका क्या होता है, जितने मोल आप सॉल्वेंट में घोल रहे हैं, सॉल्यूशन में भी उतने ही मोल प्रेजेंट होंगे, कम या ज्यादा नहीं होंगे। बट टुडेज आवर टॉपिक, अगर आपने एक सॉल्यूट डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट में जैसे ही डिसॉल्व किया तो सॉल्यूट टूट गया, भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कोई मतलब नहीं है कौन सॉल्यूट है, कैसा सॉल्यूट है, नेचर कैसी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक चीज देखती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं सॉल्यूशन में, उतनी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम या ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे मान लीजिए आपने एक सॉल्यूट लिया, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं बता दूं आपको, इसको मिटा दूं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए, मान लीजिए आपने NaCl लिया, जैसे ही NaCl को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो NaCl क्या होगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। लिया कितना था, मान लीजिए 1 मोल लिया था, टूट गए कितने मोल में, 2 मोल में। भाई आपने सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व 1 मोल किया, आपने तो 1 मोल किया, पर सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट हो गए, 2, क्योंकि एक Na+ में टूट गया, एक Cl- में टूट गया। ठीक बात है, आपने तो कंप्लीट लिया था, एक कंपाउंड लिया था, और ये जाके आयनों में डिसोसिएट हो गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो क्या कहती है, भैया आपने 1 घोला होगा, मुझे तो कितने मिले हैं, 2 मिले हैं।
मुझे तो कितने मिले हैं, 2 मोल मिले हैं, किसके, सल्यूट के। बात आ रही है समझ में, यहाँ पे नेचर पे डिपेंड नहीं करता, बार बार बोल रहा हूं मैं बात की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो अब देखिए यहां पे 1 मोल घोला था, सॉल्यूशन में प्राप्त कितने हो रहे, 2 मोल। तो अब देखिए प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिख रखा था। इस फॉर्मूला से हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू यहां पे चेक करेंगे वो वैल्यू कैसी होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू। कैसी वैल्यू होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू, और या इसको आप थ्योरेटिकल वैल्यू भी कह सकते हो, थ्योरेटिकल वैल्यू भी इसे कहा जा सकता है। बात आ रही है समझ में, या तो कैलकुलेटेड वैल्यू कह दो या थ्योरेटिकल वैल्यू कह दो। क्यों, क्योंकि आपने कॉपी पेन लिया, कैलकुलेट करा और बता दिया कि ये इतनी इसकी वैल्यू है, ठीक है, ओके, इस फॉर्मूला से। बट ये वाला वैल्यू जो आपको यहां पे प्राप्त हो रहा है, आप प्रैक्टिकल से जो प्राप्त कर रहे हो, प्रयोग करके जो आप यहां पे वैल्यू प्राप्त कर रहे हो, वो वैल्यू कैसी होगी भाई, कॉपी पेन में करी वो तो क्या होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। प्रयोग करके प्रैक्टिकली आप जो वैल्यू कर रहे हो उस वैल्यू को हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या इसे क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू या तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कह सकते हैं या प्रैक्टिकल वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली फॉर्मूला से कर रहे हैं दैट इज थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू, और जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं वो है ऑब्जर्व्ड या प्रैक्टिकल वैल्यू। बात आ रही है समझ में, ओके। अब देखिए यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज के लिए अगर आप ये काम कर रहे हो तो चाहे आप थ्योरेटिकली वैल्यू देख रहे हो चाहे प्रैक्टिकल वैल्यू देख रहे हो, दोनों वैल्यूज के जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि यूरिया न तो, यूरिया ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे, यूरिया को जब आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा तो यूरिया का न तो डिसोसिएशन हुआ था न ही एसोसिएशन हुआ था, तो इसलिए आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, चाहे वो कैलकुलेटेड हो चाहे आप प्रैक्टिकली ऑब्टेन करिए। बात आ रही है समझ में, ओके। तो इनके लिए जो नहीं टूट रहे नहीं जुड़ रहे उनके लिए तो वैल्यू क्या हो रही है, समान प्राप्त हो रही है। बट हियर अगर आप इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट ले लें जो आयनों में टूटता है, जो विलयन में एक से अधिक आयन देता है, तो उस स्थिति में क्या कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू समान होगी क्या? यहां पे आप तो लिखोगे NaCl का 1 मोल, कैलकुलेशन करोगे तो कितना पुट करोगे यहाँ पे, या मान लो यहाँ पे ले लो इस ऑस्मोटिक प्रेशर में NaCl का कितना मोल लिखोगे, 1 मोल। इसमें RT और लिखना भी मल्टीप्लाई में, RT रह गया ना, RT, ये RT तो लिखेंगे ना साथ में, RT। तो यहाँ पे देखिए आप तो कितना लिखोगे, 1 मोल, पर NaCl तो सॉल्यूशन में जाके कितना मोल हो गया, 2 मोल, ठीक है। तो आप तो वैल्यू पता करोगे 1 मोल से, ठीक है। तो 1 मोल से पता करोगे, मान लीजिए आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ गई 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। 1 से कैलकुलेट करा, वैल्यू आपको मिली 2 एटमॉस्फेयर, पर हुआ क्या, NaCl तो सॉल्यूशन में जाके 2 मोल में टूट गया, एक Na प्लस में एक Cl माइनस में। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे कितने मोल प्रेजेंट है भाई, थ्योरेटिकली तो एक ही गोला तो आप तो एक ही लिखेंगे, पर प्रैक्टिकली NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया सॉल्यूशन में, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे कितने मोल होंगे, 2। यानी इस वाली वैल्यू को जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप तो यहाँ पे कितना मोल पुट करोगे, 1, सॉल्यूट का 1 मोल ही पुट करोगे, पर प्रैक्टिकली कितने मोल होंगे, 2। आपने जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया तो आपको वैल्यू मिली मान लीजिए 2 एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट करके देखा तो। जब प्रैक्टिकली आपने ऑब्जर्व किया तो यहीं पे वैल्यू मिली आपको 4 एटमॉस्फेयर। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज में तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही थी, पर यहां पे ये सेम नहीं आ रही है, इससे अधिक आ रही है। क्यों आ रही है अधिक, क्योंकि NaCl यहां पे टूट चुका है आयनों में। अब आप यहां पे एक चीज तो ये बात बता दी हमने कि इस प्रकार के पदार्थों के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू सेम नहीं होगी, फर्स्ट थिंग। इसके अलावा यहां पे प्रत्येक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे अपन जो सल्यूट है उसका मोलर मास भी कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट। तो क्या यहां पे मोलर मास की वैल्यू भी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड सेम होगी, नहीं होगी। न तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम होगी, न ही मोलर मास की वैल्यू सेम होगी। तो यहां पे वैल्यूज क्या आ रही है, थ्योरेटिकल वैल्यू से भिन्न आ रही है, और भिन्न आने के कारण इस प्रकार के पदार्थों के लिए जो वैल्यूज मिलती है उन्हें कहते हैं एबनॉर्मल वैल्यू। एबनॉर्मल वैल्यू, असामान्य मान। कैसे मान,
असामान्य मान आपको प्राप्त हो रहे हैं। और इन्हीं असामान्य मान प्राप्त होते हैं, तो जैसे अणुभार का असामान्य मान प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा अणुभार, ऐसा मोलर मास क्या कहलाएगा? असामान्य अणुभार या एबनॉर्मल मोलर मास, उसको हम कह देंगे। बात आ रही है समझ में? क्यों? क्योंकि ये टूट गया। नहीं टूटे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगी वैल्यू, पर अगर टूट जाए तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। कितना आ रहा था NaCl का कैलकुलेटेड? तो 2 एटमॉस्फेयर आ रहा था, और ऑब्जर्व्ड कितना आ रहा है? 4 एटमॉस्फेयर आ रहा है। वैल्यू में डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस आने के कारण ही इसी वैल्यू, इन वाली वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? अबनॉर्मल वैल्यूज कही जाती है, असामान्य मान कहलाते हैं। इन्हीं असामान्य मानों के लिए वेंट होफ ने एक फैक्टर दिया था, जिस फैक्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे उतार लीजिए पहले। आगे देखिए, यहाँ पे हमने कहा था कि डिसोशिएट हो रहे हैं। अब मान लीजिए आपने दो जो मोल है वो सल्यूट के ले रखे हैं। जैसे ही आपने सॉल्वेंट में डिसोल्व करा और दोनों मोल आपस में जुड़ गए। यहाँ पे तो क्या हुआ था? एक मोल था, NaCl में क्या था? टूट गया था। अभी आप क्या कह रहे हो? दो मोल है, दोनों मोल आपस में सॉल्यूशन में जैसे ही गए जुड़ गए, यानी दो का एक बना लिया। उस स्थिति में भी आपको जो वैल्यूज ऑब्टेन होगी वो एबनॉर्मल होगी, सामान्य से भिन्न होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ये एस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो। आपने कितना कैलकुलेट कितना करा? कैलकुलेट वैल्यू पुट करोगे तो आप कितना लिखोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना लिखोगे? क्योंकि आपने कितना डिसोल्व किया? 2 लिख के आप कैलकुलेट करोगे। रिजल्ट आपको यहां पे मान लीजिए मिलता है 2 एटमॉस्फेयर। जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है? कैलकुलेटेड वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, 2 एटमॉस्फेयर। पर आपने जो 2 मोल डिसोल्व करे वो सॉल्वेंट में जाके क्या हो गए? एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, सगुणित हो गए, और जुड़ के उन्होंने कितना बना लिया? 1 मोल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको काउंट करती है? नेचर वगैरह देखना नहीं, उसको तो कितना मिला है? वास्तव में 1 ही मिला है। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी मिलेगी? कैलकुलेटेड से आधी, यानी यहाँ पे आपको 1 एटमॉस्फेयर ही ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे मिलेगा, यानी सामान्य से भिन्न मिलेगा। इसी को आप क्या कहोगे? एबनॉर्मल वैल्यू कहोगे। इसी सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वॉन हाफ ने एक फैक्टर दिया था, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाली बात, इतनी बात आ गई समझ में? चले आगे। ओके, मिटा दूं इसे। एक एक चीज को लिखते हुए चलिए, राइट डाउन करिए उसको, और जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब देखिए डिस्कस करेंगे हम वेंट होफ फैक्टर, यानी हम एग्जैक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू उन सॉल्यूट्स के लिए जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं, उनकी इस फैक्टर की हेल्प लेके एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट किया जाता है I से, और I क्या होता है? I क्या होता है? I इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की जगह भी एक वर्ड यूज ले हम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इनका रेशियो लेना हमें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन। यानी
सगुणन वियोजन अथवा सगुणन के पश्चात विलय के मोलों की कुल संख्या अपॉन वियोजन अथवा सगुणन, वियोजन डिसोसिएशन, सगुणन एसोसिएशन के पूर्व विलय के मोलों की कुल संख्या, ये है आई। इसे लिख लीजिए फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग हम हमारी आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसे राइट डाउन कर लीजिए, लिख लिया? ओके, मैं ये वाला मिटा रहा हूं, ऊपर वाला हमारा पड़ा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे ले लेते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन यानी वियोजन, ठीक है? ओके, अपन ने सबसे पहले एग्जांपल लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड टूटेगा किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। तो इसके लिए I कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है तो कितना मोल मिल रहा है? टोटल कितना? 2, तो क्या लिखेंगे? 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, पहले कितना था? 1, यानी I की वैल्यू NaCl के लिए क्या होगी? 2 होगी। बात आ रही है समझ में? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके लिए I कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड किस प्रकार से टूटेगा? 1 इज Mg2 प्लस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl माइनस, यही होगा। ओके, नंबर कितना आफ्टर कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल Mg2 प्लस 2 मॉलिक्यूल Cl माइनस, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 3। ऊपर क्या रखना? आफ्टर ही तो रखना है, टूटने के बाद में, तो 3 1। MgCl2 के लिए I की वैल्यू क्या होगी? 3। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट किस प्रकार से डिसोसिएट होगा? हाँ जी, यहां पे एक चीज मेंशन कर दूं मैं, हम यहां पे 100% डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग अपन आई बता रहे, कम भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी सीखेंगे आगे, ठीक है? तो यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस कैसे टूटेगा? 1 तो मिलेगा यहाँ पे Al3 प्लस 1 मोल एंड 3 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ना, 2 मोल्स मिलेगा ना यहाँ पे, एल्यूमिनियम 2 मोल्स एंड 3 मोल्स ऑफ सल्फेट। आई कैलकुलेट करो, कितना? 2 और 3 5 अपॉन 1। आई की वैल्यू क्या आ गई? 5 होगी ना यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। कब? जब ये 100% डिसोसिएट होता है। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो अक्सर देखने को मिलता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड है। इसकी पूरे के पूरे इस टाइप के कंपाउंड के लिए हमें एक पूरा टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस करना है, वो आगे बात करेंगे। ये किस प्रकार से टूटेगा? देखिए 4K+ प्राप्त होंगे और 1 यहां पे क्या प्राप्त होगा? FeCN का होल 6, 4 - 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 4 पोटेशियम प्राप्त हो रहा है, 1 फेरोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है। तो आई कैलकुलेट करो, देखिए ऊपर क्या लिखूं? 1 लिखूं क्या? नहीं, ऊपर कितना लिखूं? 4 + 1 5 बटे में 1, यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? 5, ठीक है? इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अपन एक एसोसिएशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये किसके थे? डिसोसिएशन के थे। आगे हम ले लेते हैं एसोसिएशन का। बात आ रही है समझ में? मिटा दूं इसे? ओके, नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन में मोस्टली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है देखने को। एग्जांपल लेते हैं अपन एसोसिएशन का। एसोसिएशन यानी संगुणन,
सगुणन, सगुणन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एसिटिक एसिड लिया आपने, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड लिया, तो सॉल्यूशन में जाके 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड क्या करेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। कैसे एसोसिएट होंगे देख लीजिए, ये एसिटिक एसिड का 1 मोल और ये एसिटिक एसिड का दूसरा मोल, यहाँ पे क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। किस प्रकार की बॉन्डिंग, सब जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से यहाँ पे क्या हो गया, इसका एसोसिएशन हो गया। जो 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे उन्होंने मिलके क्या बना लिया, एक ही मॉलिक्यूल बना लिया। क्या बना लिया, डाइमर, यानी यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर लिया, द्विलक का निर्माण हो गया, डाइमर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस स्थिति में देखिए, हम यहाँ पे आई कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आई देखिए, टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यहाँ पे एसोसिएशन हुआ है, कितना है, 1 हो गया ना, ये दोनों ने मिलके क्या बना लिया, एक बना लिया, तो वैल्यू क्या रखेंगे 1, और बटे में क्या रखेंगे, पहले कितने थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन कितने थे 2, तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 या 0.5, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि I की वैल्यू आपको 1 से ज़्यादा मिल रही है, अगर I का वैल्यू आपको 1 से अधिक मिल रहा है, लास्ट अपन ने डिस्कस करा था, NaCl के लिए 2 मिला था, MgCl2 के लिए 3, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए 5, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए भी 5, यदि I की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो क्या होगा, डिसोसिएशन। ऑलवेज रिमेंबर, इफ value of I is greater than 1 then dissociation, and if I की वैल्यू less than 1, जैसे यहाँ पे मिल रही है 1 से कम है ना 0.5, तो यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है डिसोसिएशन, यहाँ पे क्या होगा एसोसिएशन। और इफ I is equals to 1, अगर I की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, there is no dissociation, no dissociation and no association, यानी न तो वियोजन हुआ है न ही सगुणन हुआ है। इन डाटा से हमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इफ़ I का मान 1 से ज़्यादा है तो डिसोसिएशन हुआ है, 1 से कम है तो एसोसिएशन हुआ है, और अगर 1 है तो नो एनी डिसोसिएशन और नो एनी एसोसिएशन। बात आ रही है समझ में, ठीक है। इसे उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हम बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे आयोनाइजेशन भी कहते हैं कुछ जगह पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर ले। देखिए, इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है, यानी इसका मीन क्या हो गया, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले डिसोसिएशन डिस्कस कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन NaCl, ठीक है। NaCl किस में टूटेगा, NaCl टूट गया, इसको इक्विलिब्रियम फेज में लेंगे, NaCl टूट गया Na+ और Cl- में। इनिशियल फेज में, प्रारंभिक स्थिति में, इनिशियल, यहाँ पे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम लगा देते हैं अपन, एक चैप्टर पढ़ा हुआ ना 11th क्लास में। इनिशियल स्थिति में NaCl का कितना मोल ले लें हम, 1 मोल, और इनिशियल में Na+ क्या होगा 0 और Cl- भी क्या होगा 0। एट द इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर, मान लीजिए साम्यावस्था पर Na से अल्फा मोल वियोजित होते हैं और अल्फा Na+ का निर्माण करते हैं और अल्फा ही Cl- का निर्माण करते हैं। एक NaCl था,
अगर एक NaCl पूरा का पूरा टूट जाए तो एक Na प्लस बनाएगा, एक Cl माइनस बनाएगा। अगर अल्फा टूटे तो अल्फा Na प्लस बनाएगा, अल्फा Cl माइनस बनाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे I कैलकुलेट करें। I की वैल्यू क्या आएगी? I कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या रख देंगे हम? बिफोर क्या होगी, आफ्टर क्या होगी? आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे भाई? ये सारे के सारे सॉल्यूशन में तो उपस्थित है। यहाँ पे आपने इक्विलिब्रियम शो करा है तो ये भी उपस्थित होंगे, ये भी उपस्थित होंगे, ये भी उपस्थित होंगे। तो वियोजन के पश्चात टोटल नंबर क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपोन पहले कितना था NaCl? 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। अब देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा? I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। तो एक अल्फा से एक अल्फा गया, क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू हमने अल्फा कितना ले लें? अगर अल्फा पूरा का पूरा एक ही ले लें, पूरा एक डिसोशिएट हो जाए भाई, अल्फा पूरा ही एक ले ले तो पूरा ही एक डिसोशिएट हो जाए तो Na की वैल्यू कितनी होगी? 1। Cl की कितनी होगी? 1। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना मिलेगा? 1 प्लस 1 2। I की वैल्यू 2, हमने NaCl के लिए 2 ही तो निकाली थी, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं NaCl के लिए। ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट हम इसको साथ के साथ लिखते चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। कौन सा लिया था? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 किस प्रकार से टूटेगा? Mg2 प्लस 2Cl माइनस। एट द इनिशियल कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? MgCl2 का 1, Mg2 प्लस का 0, Cl के 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? अल्फा मोल टूटे, कितना? अल्फा Mg बनाएगा तो कितना? 2 अल्फा Cl माइनस बनाएगा। I कैलकुलेट करें, टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन के पश्चात इन तीनों को जोड़ दें। भाई इक्विलिब्रियम है तो ये भी लेना है आपने साथ में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन पहले कितना था? 1। क्या आएगा रिजल्ट? देखिए 1 प्लस 2 अल्फा आएगा ना। ओके, अल्फा यदि 100% डिसोशिएट हो जाता है तो अल्फा की वैल्यू कितनी रखोगे? 1 ही तो रखोगे ना। तो 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। इफ अल्फा की वैल्यू क्या रख दो? 1 रख दो, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। और MgCl2 के लिए हमने कैलकुलेट कर रखा, कितना मिला था? 3 मिला था, यानी हमारी ये बात सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, एल्यूमिनियम सल्फेट का ले लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या होगा देख लीजिए। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस किस में टूटेगा? 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, इन्हीं में टूटेगा ना। ओके, अब देखिए एट द इनिशियल 1 मॉलिक्यूल्स, इसका कितना? 0 0। अगर देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, अगर 100% डिसोशिएट हो तो उस समय अल्फा की वैल्यू 1 होती है। अल्फा की वैल्यू 1 का मतलब होता है 100% डिसोशिएशन, 100% टूट चुका है। और 100% टूट जाए तो वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एट द इक्विलिब्रियम क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा। आई कैलकुलेट करें, बताइए वैल्यू क्या क्या रखें? ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल। तो क्या लिख देंगे? 1 माइनस अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा और अपॉन 1। ठीक है, ओके। अब देखिए 5 कितना आ गया? 4 आ गया, प्लस 1 माइनस अल्फा। ओके, अब देखिए कितना मिलेगा हमें टोटल? कितना मोल मिला? अल्फा कितना मिला हमें? 3 अल्फा, 1 अल्फा कितना आया? 4 अल्फा, 3 और 1 4 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा। भाई इसमें से 2 में से 1 अल्फा गया तो कितना बचा? 1 अल्फा बचा।
एक ये तो 4 अल्फा हो गया ना, 1 + 4 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 100% डिसोसिएशन के लिए क्या होगी, 1 होगी। 1 होगी तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 1 + 4 = 5, और जैसा कि हमने कैलकुलेट करके देख रखा था। तो इस प्रकार से आपको किससे कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करा दिया जाए तो आप उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अल्फा आई आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। आप आई अगर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, अगर यहाँ पे आपको आई दे दिया जाए और अल्फा पूछे तो आप बता सकते हो। इसमें आई आपको कैलकुलेट करना है तो भी कर सकते हो, और अल्फा आपको कैलकुलेट करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको अल्फा पूछे तो क्या कर दोगे, इस सारी वैल्यू को उस तरफ ले जाइए। ठीक है, ओके। इस प्रकार से डिसोसिएशन की जो डिग्री है वो कैलकुलेट की जाती है। आगे हम बात करते हैं एसोसिएशन की। और एसोसिएशन की बात करने से पहले एक जो जनरल इसके लिए, ये तो अपन एग्जांपल लिए थे, ओवरऑल इसके लिए क्या कहा जाए वो हम डिस्कस कर लेते। मान लीजिए आपके पास में ए जो है वो एन सब्सटेंस था जो डिसोशिएट होकर बनाता है n मोल्स ऑफ ए। एट द इनिशियल फेज आप क्या कह सकते हो, इसका कितना मॉलिक्यूल 1, इसका 0। एट द इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा, इसका 1 - अल्फा n अल्फा। आई कैलकुलेट कर लें, आई बराबर आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल, इन सभी को जोड़ दें, 1 - अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन क्या आ जाएगा 1। अभी देखिए आई को क्या लिख सकते हो आप, आई में से देखिए आप क्या करें, अल्फा कॉमन ले लें, इसे लिख सकते हो आप 1 + अल्फा n-1/1, ऐसा लिख सकते हैं। 1 + अल्फा n-1/1 इसे लिखा जा सकता है। बात आ रही है समझ में? ओके। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले जाएं, क्या लिख देंगे, अल्फा = 1 इधर जाएगा तो i-1 अपॉन ये n-1, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे ऑब्टेन होगा। और यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, जितना 100% पे कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है, जैसे NaCl है तो वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, MgCl2 तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे, एल्यूमिनियम सल्फेट है तो 5 रखोगे। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसे राइट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। ठीक है, मिटा दूं इसे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी सागुणन की। ठीक है, ओके। मान लीजिए आपके पास में n मोल्स A थे और इन्होंने एसोसिएट होके क्या बना लिया, AN का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, ओके। एट द इनिशियल कंडीशन में मान लें हम, इसका कितना है 1 मोल है तो ये कितना है 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से इसका 1 मोल माना तो इसमें से अल्फा डिसोशिएट हो जाएंगे। अल्फा डिसोशिएट होके क्या बनाएंगे, α/n का फॉर्मेशन करेंगे। α/, ये मैं आपको एग्जांपल देके भी बता दूंगा, α/n का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक बात है, कैसे करेंगे अभी अपन एक एग्जांपल से देख लेंगे इसको। ओके, तो अब देखिए आई कैलकुलेट करना है। आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ टोटल मोल्स ये होंगे 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n अपॉन एट द इनिशियल कितना माना आपने, 1 माना है। ठीक है, ओके। तो ये आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अभी देखिए क्या इस 1 को इधर ला सकते हैं, इस तरफ ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, i-1 = क्या बचा, अल्फा अपॉन n माइनस अल्फा। ठीक है, ओके। इसे क्या लिख सकते हैं, i-1 = इसमें से अल्फा क्या ले लें, कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1/n-1। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं,
अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, बात आ रही है समझ में? तो ये यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इसे नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या लिख सकते हैं इसे अपन? 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसे आगे जब सोल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? n 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1, ये हमें यहाँ पे अल्फा का रिजल्ट मिलेगा। तो आप चाहे ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, चाहे ये रखिए, दोनों ही सही हैं, किसी से भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर रिजल्ट आपको क्या मिलना है यहाँ पे? जो n आप रखोगे वैल्यू, वो क्या रखोगे कि कितने अणु एसोसिएट हो रहे हैं। अगर 2 एसोसिएट हो रहे हैं तो n की वैल्यू 2 रखिए, 3 एसोसिएट हो रहे हैं तो n की वैल्यू 3 रखिए। ठीक बात है। इसे एक एग्जाम्पल से भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक का उतार लीजिए, फिर एग्जाम्पल लेते हैं अपन एसिटिक एसिड का। ठीक है, ओके। देखिए एसिटिक एसिड में क्या होगा, ध्यान दें। एसिटिक एसिड का कितना मोल्स लोगे आप? 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, और सॉल्यूशन में जाते ही 2 मोल है वो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो जुड़े हुए को अपन इस तरह से शो कर देते हैं, CH3COOH का होल ट्वाइस, ऐसे लिख दें। भाई जो पूरी स्ट्रक्चर बनाई थी ना अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होके, उसको मैंने शॉर्ट में शो कर दिया। ओके, एट द इनिशियल कितना मोल? इसका 1 ही मोल मान लें अपन 2 की जगह, क्योंकि 2 से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। 1 मान लें, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, 1 मोल। तो ये कितना है बिगिनिंग में? इनिशियल पे 0, इक्विलिब्रियम पे कितना इसमें से होगा? अल्फा, और क्या बनाएगा? अल्फा बाई 2। इस चीज को आप समझिए, ध्यान दें। 2 मोल जब एसोसिएट हो रहे थे तब कितना मोल बन रहा था? 1। 2 एसोसिएट होके 1 बना रहे थे, तो अल्फा यहां से अगर डिसोसिएट होंगे तो कितना बनाएगा? आधा ही तो बनाएगा। भाई 2 का आधा कितना था? 1। जब 2 एसिटिक एसिड के मोल आपने लिए थे तो कितना मिला था आपको सॉल्यूशन में? 1 तो अणु मिला था, 1 ही मोल तो मिला था। 2 का 1 कितना होता है? आधा। तो अल्फा का आधा कितना होगा? अल्फा बाई 2। 2 का आधा 1, तो अल्फा का आधा अल्फा बाई 2। ओके, अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई को, आई क्या लिख दोगे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1। तो आई बराबर क्या लिख दोगे? नेगेटिव का 1 अल्फा, पॉजिटिव का आधा, नेगेटिव का आधा बच गया 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये आपके पास में आई की वैल्यू आ गई। ठीक बात है, ओके। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आई कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप निकाल भी सकते हो आई की, इसकी वैल्यू कितनी रखोगे? 100% एसोसिएशन पे 1। अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस हाफ, रिजल्ट कितना आएगा? हाफ ही तो आएगा। और 100% एसोसिएशन पे अपन ने पहले ही कह दिया था, नंबर ऑफ आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल कितना था? 1। बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल कितना था? 2। तो रिजल्ट क्या आया था? 1/2। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसे भी आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, मिटाया जाए इसे। ठीक है, इसे साफ कर देते हैं, बाद में आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए हमने बिगिनिंग में बोला था उसके अकॉर्डिंग ध्यान दें यहाँ पे कि हमने कहा है कि नंबर ऑफ सल्यूट डिसोसिएशन पे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सल्यूट एसोसिएशन पे कम होंगे। ठीक बात है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ सल्यूट एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल मान सकते हैं अपन कि नंबर ऑफ सल्यूट बढ़ रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ सल्यूट घट रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन आई के लिए एक और क्या फॉर्मूला यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं? क्या वेंट ऑफ फैक्टर को हम ये लिख सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब समझिए, आपकी जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दें आप कि
ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के पश्चात आप कैलकुलेट करोगे वो तो ऑब्जर्व्ड होगी। कैलकुलेटेड कौन सी होगी? जो आप डिसोसिएशन एसोसिएशन से पूर्व कैलकुलेट करोगे। तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? आई होगा। अब यहां पे ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, इसे भी यूज में लेना होता है। लिख सकते हैं इस प्रकार से, भाई डिसोसिएशन एसोसिएशन के पश्चात जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? ऑब्जर्व्ड ही तो होगी, और पूर्व होगी वो क्या होगी? कैलकुलेटेड होगी। सैद्धांतिक होगी, ये क्या होगी? प्रेक्षित हो गई। ओके, इसी प्रकार से अणुभार के साथ, मोलर मास के साथ अपन इसको कैसे रिलेट करें? मोलर मास, ध्यान दें अपन ने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखी थी। मैं फास्टली उन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यहां पे लिख देता हूं। देखिए, पहले इस उनको बताने से पहले, मोलर मास डिस्कस करने से पहले एक चीज और देख लें यहां पे। आई ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं सीपी से लिख रहा हूं, तो ऑब्जर्व्ड यानी प्रेक्षित, प्रैक्टिकल वैल्यू जो प्रेक्षित कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर से कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिए, हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन होने वाला सल्यूट अगर हमें दिया गया है तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा? इसको आई से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आई इंक्लूड करते हुए हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं? देखिएगा, फर्स्ट लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या लिख सकते हो? पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय जीटा सल्यूट। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्या ली थी हमने? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम, यही था ना। तो अब हमें क्या लेना है? यहाँ पे इसको आई से पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तब हमें इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्राप्त होगी। कब? जब डिसोसिएट और एसोसिएट होने वाला सल्यूट हमारे पास प्रेजेंट हो। इसी प्रकार से डेल्टा टी एफ को क्या लिख सकते हैं? आई के एफ एम, और वेंट ऑफ फैक्टर को क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। इस प्रकार से जब अपन इसमें आई इंक्लूड कर देंगे तो ये फॉर्मूलाज हमारे पास आएंगे जिनके अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरिकल करने होंगे। यानी अगर न्यूमेरिकल में हमें सल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट होने वाला दिया जाए तो उस स्थिति में हमारे पास आई की वैल्यू होनी चाहिए, तब ही हम उसे कैलकुलेट कर सकते। तो गाइज, इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। आप रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।